नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं दादर स्थित शिवाजी पार्क में। और मेरे पीछे आप देखें भव्य तैयारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से एक बड़ा मंच तैयार है और कुर्सियों की आप संख्या देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी बड़ी सभा का आयोजन एमएनएस की ओर से कल के लिए किया गया है। तो गुड़ी पाड़वा कल है, यानी कि महाराष्ट्र के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक। ये सफलता समृद्धि का सूचक माना जाता है। मराठी नववर्ष की शुरुआत होती है, हिंदुओं के नए साल की भी शुरुआत होती है। तो आप देखें किस तरह से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश एमएनएस की ओर से होगी। वैसे तमाम जो सियासी दल हैं उनकी ओर से तैयारियां हैं। बीजेपी एक बड़ी बाइक रैली निकालने वाली है और तमाम दल हैं, लेकिन नजरें खास तौर से यहां पर बनी होंगी क्योंकि कल अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं राज ठाकरे। अमित शाह से मुलाकात के बाद उम्मीदें थी कि जल्द ही वो महायुति गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। कुछ सीटों पर पेच फंसा था, ऐसी बात कही जा रही थी, लेकिन कल वो घोषणा कर सकते हैं कि आखिर क्या फैसला वो ले रहे हैं महागठबंधन में शामिल होने के लिए। तो नजरें इसी सभा पर कल के दिन होंगी। तो गुड़ी पाड़वा को लेकर भव्य सभा की तैयारी की तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और पहली खबर भी सिटी सेंटर शो में हम महाराष्ट्र से ही लेकर आए हैं। लोकसभा चुनावों में बस कुछ ही दिन बचे हैं और अप्रैल महीने की शुरुआत में ही ग्रामीण इलाकों में पानी की बड़ी समस्या नजर आ रही है। रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में नेता वोट मांगने में मग्न है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की ग्रामीण जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। मराठवाड़ा हो या विदर्भ का इलाका, लोगों की नजर नेताओं से ज्यादा पानी के टैंकर पर होती है। पानी नहीं मिल रहा हमको, 2-3 महीने से 2-3 अंडे आते बस, महीना 15-15 दिन। कोई बावड़ी को पानी नहीं है और पानी भी ला रहे थे क्या 2-3 अंडे मिलते, इसके ऊपर पानी मिल रहा नहीं। आज हमारा घर का परिवार 20 लोगों का है, 3 अंडे से क्या होगा। राज्य के कई जगहों पर फिलहाल 1500 टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है। सबसे ज्यादा टैंकर मराठवाड़ा इलाके के लिए है। छत्रपति संभाजीनगर में एक दिन में 440 टैंकर से पानी दिया जा रहा है। संभाजीनगर को पानी देने वाले जायकवाड़ी डैम में भी बहुत कम पानी बचा है। इस तरह जालना, नासिक, बीड, सातारा और अहमदनगर जैसे जिलों में भी पानी के लिए लोगों को टैंकर पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण महाराष्ट्र की तरह ही मुंबई जैसे महानगर को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में अब केवल 35% ही पानी बचा है। जानकारों के मुताबिक 35% पानी जून के पहले सप्ताह तक चल सकता है। अगर मानसून ने सही वक्त पे दस्तक नहीं दी तो मुंबई में भी मराठवाड़ा जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। परेशान लोगों की नेताओं से बस इतनी ही अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रचार जरूर करे, लेकिन पानी की समस्या पर भी सोचे। संभाजीनगर से शेख अनवर के साथ मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब ये बात करते हैं महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले को लेकर किस तरह से राजनीति गर्म है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के पूर्व और वर्तमान संपादक आमने सामने हैं। एक तरफ है संजय राउत, दूसरी तरफ है संजय निरुपम। किस तरह से दोनों के बीच जुबानी जंग तेज है खिचड़ी घोटाले को लेकर, पारस धामा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कथित खिचड़ी घोटाले में आज उद्धव ठाकरे गुट के नेता अमोल कीर्तिकर से ईडी ने तकरीबन 7.5 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले 27 मार्च को ईडी ने अमोल को पहला समन भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। कहा जाता है कि अमोल कीर्तिकर के खाते में 1 करोड़ 65 लाख आए थे, जिसके बारे में ईडी ने उनसे पूछताछ की। मेरे ऊपर जिसने आरोप लगाए हैं वो साबित करे। लेन देन जो हुई है वो आपराधिक तरीके से हुई है या किसी और तरीके से, उसकी भी जांच होनी चाहिए। खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद लगातार एमवीए पर निशाना साध रहे संजय निरुपम ने आज खिचड़ी घोटाले में संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने राउत को घोटाले का किंगपिन भी कह दिया। उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंग पिन है, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत।
संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। सामना के पूर्व और मौजूदा संपादक आमने सामने हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज होने लगी है। संजय राउत भी चुप नहीं रहे, वो भी संजय निरुपम पर बरस पड़े। उनको जो बोलना है बोलने दो, उनकी बात में कोई तर्क नहीं होता, बकवास है वो। दरअसल ये मामला है क्या? कोरोना के वक्त मनपा ने प्रवासी मजदूर को खिचड़ी बांटने का फैसला किया था। 5000 से ज्यादा फूड पैकेट्स बना सकने वाले को ठेका देने की बात तय हुई थी। यह भी तय हुआ था कि ठेका चैरिटेबल संगठनों, एनजीओ और कम्युनिटी किचन चलाने वाले को दिया जाएगा। एक शर्त भी रखी गई थी कि खिचड़ी बांटने का लाइसेंस उनको मिलेगा जिसके पास रसोई चलाने और स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र होगा। मामला 6.37 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में ये बात भी सामने आई कि मजदूरों को तय मात्रा से कम खिचड़ी दी गई। 250 ग्राम खिचड़ी की जगह लगभग 125 ग्राम खिचड़ी देने का आरोप भी लगे। बाद में ये मामला ईडी को ट्रांसफर हुआ था। इस मामले में ईडी ने अब तक संजय राउत के भाई संदीप राउत, आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान और संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर से भी पूछताछ की है। लोकसभा चुनाव से पहले खिचड़ी घोटाला महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए गले की फांस बन चुका है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर बरस रहे हैं और उन पर तंज कस रहे हैं। एक तरफ जहां अमोल कीर्तिकर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज खिचड़ी घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, वहीं इस मामले को लेकर पहले भी ईडी आदित्य ठाकरे के करीबी को इस मामले में पूछताछ के लिए बुला चुकी है और गिरफ्तार भी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव बस अब कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में अगर अमोल कीर्तिकर को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या चुनाव से पहले उनको एक इमोशनल कार्ड मिलेगा और उनके वोटर्स उनके लिए क्या वोट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन प्रतीक जाधव के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और अब आइए आपको दिखाते हैं गर्मी किस तरह से झुलसा रही है। महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक यानी कि लू के अब तक 41 मरीज रिपोर्ट किए जा चुके हैं। आर्थिक राजधानी की भी हालत खराब हो सकती है क्योंकि यहां पर बढ़ते पारे के बीच जो शहर को 7 झीलें पानी पहुंचाती हैं, 30% से भी कम पानी का स्टॉक वहां पर बचा है। मुंबई वासी कह रहे हैं कि ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी। देखिए रिपोर्ट। आग बरसाता सूरज। सूर्य की तपिश अप्रैल की शुरुआत से ही महाराष्ट्र पर बेरहम है। अब तक लू के 40 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 5 मामले बुल्ढाना में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद 4 मामले अमरावती और कोल्हापुर से हैं और 3 मामले नासिक, पुणे और ठाणे जिलों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, जो वर्ष के इस समय के सामान्य स्तर से अधिक है। वैसे 11 अप्रैल तक मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई के लिए पिछले 2 दिन में तापमान 36-37 डिग्री गया था, लेकिन आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें टेम्परेचर 35 to 36 के रेंज में रहेंगे, लेकिन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन रहेगा तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन टेम्परेचर 35 के आसपास रहेगा। अगर आप मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करोगे तो वहाँ का टेम्परेचर 38 to 40 डिग्री तक रहेगा और उसके साथ ही 8, 9, 10 तारीख को वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, दोपहर में 3 दिन के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इधर आर्थिक राजधानी मुंबई में उमस ने और तकलीफ बढ़ाई है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी गर्मी पहले नहीं देखी। एक तो एक सर पे बाल नहीं है, उस पे और तकलीफ हो रहा है। एक तो एक कलर तो पहला ही है, उसमें और बिगड़ रहा है। तो इस बार की गर्मी आपको लग रहा है कि ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में? यस, कंपैरिजन में कब ज़्यादा है। बहुत तकलीफ होता है, एलर्जी होता है, सब कुछ हो जाता है। इसके पहले कभी इतनी गर्मी महसूस की थी या ये साल आपको लग रहा है? बहुत है, ये साल बहुत है। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, बहुत परेशान हो रहे हैं। धूप तो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए आप, मैंने कैप डाला है अभी, तो धूप की वजह से। मुंबई का तापमान 37 डिग्री से ऊपर पहुंचा तो पानी की समस्या भी सामने है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में उनकी कुल क्षमता का 30% से भी कम पानी बचा है, जो पिछले 3 साल में सबसे कम है। राहत की बात है कि महाराष्ट्र में लू से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई अलर्ट पर है। बीएमसी की तैयारियां अस्पतालों में हो चुकी हैं। 2 बेड्स रिजर्व किए गए हैं हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए। कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है। दवाइयों को स्टॉक में रखा गया है और जो मेडिकल स्टाफ है उन्हें खास ट्रेनिंग दी जा रही है लू के मरीजों के लिए। मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और अब आइए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंका देने वाली खबर। यहाँ एक इंजीनियरिंग छात्रा का पहले अपहरण होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है दूसरे जिले में जाकर, और उसके बाद उसके माता पिता से मृतका के ही नंबर से फिरौती की मांग की जाती है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक मृतका का दोस्त है। अपहरण, हत्या और फिर फिरौती की मांग। चौंकाने वाला ये मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। 30 मार्च को पुणे से लापता हुई 22 साल की इंजीनियरिंग छात्रा की राज्य के अहमदनगर जिले में हत्या कर दी गई। आरोप कॉलेज के एक दोस्त समेत 3 लोगों पर है, जिन्होंने कथित तौर पर फिरौती के लिए उसका अपहरण किया, फिर गला घोटा और हत्या के बाद मृतका के ही नंबर से 9 लाख रुपए की फिरौती की मांग रखी। पुलिस बताती है कि परिवार द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपियों ने माता पिता को मैसेज भेजकर फिरौती की मांग रखी थी। प्राइमरीली हमको ये पता चला कि कुछ एक्यूज है जो लड़की के साथ लास्ट देखे गए हैं। दे वर यूजिंग हर मोबाइल कार्ड आल्सो। इट वाज डिफिकल्ट, वो टाइम पे थोड़ा मुश्किल थी, बिकॉज ये लग रहा था कि लड़की उस टाइम पे इज अलाइव, और लड़की को अलाइव उसको मिलना ये हमारे लिए उससे बड़ी प्रायोरिटी थी। पर इन्वेस्टिगेशन में जब इसके बारे में लीड नहीं मिला तो पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया, तो पता चला कि जिस दिन उसको किडनैप किया गया उसी दिन उसका मर्डर करके उन्होंने बाद में रैंसम के लिए कोशिश की है। लड़की पहचान की है, तो उन्होंने ऐसे ही प्लान किया था कि पहले मर्डर करके फिर रैंसम निकालना। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, पर वी विल इन्वेस्टिगेट द होल मैटर। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि फिरौती मांगने से पहले ही हत्या को क्यों अंजाम दिया गया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुणे से स्वरा के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पायलट्स की कमी से जूझ रही विस्तारा एयरलाइंस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। प्रतिदिन 10% उड़ानें कम कर दी गई हैं। खासतौर से घरेलू नेटवर्क पर इसका असर दिख रहा है। सुजाता द्विवेदी की मुंबई से रिपोर्ट देखिए। परेशान मुसाफिर भी है, एयरलाइंस कर्मचारी भी है। फरवरी में विस्तारा की 49 अंतर्राष्ट्रीय और 273 घरेलू उड़ानें रही। मार्च में और ज्यादा उड़ानें शुरू हुई, लेकिन अचानक उड़ानों में देरी और रद्द करने से हर कोई परेशान है। जानकारों का कहना है कि एयर इंडिया को विस्तारा के साथ विलय पर फिर से विचार करना चाहिए, जबकि विस्तारा को पहले अपने मुद्दों पर काम करना चाहिए। पैसेंजर की तरफ से देखूं तो ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है, बिकॉज नॉर्मली पैसेंजर्स 1-2 महीने पहले अपना ट्रैवल प्लान करते हैं, अपने वेरियस एंगेजमेंट्स प्लान करते हैं, तो उनके लिए एक सडन एक बर्डन आ जाएगा कि उनको दूसरी एयरलाइंस के पास जाना पड़ेगा, और दूसरी एयरलाइन डेफिनेटली मौके का फ़ायदा उठाकर फेयर बढ़ा देंगे और वो अगेन पैसेंजर्स के ऊपर लोड आएगा। विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि पायलटों के बीच असंतोष और अचानक छुट्टी पर चले जाने से भविष्य में दूसरी एयरलाइनों की तरफ से पायलटों की खरीद फरोख्त के आसार भी बन सकते हैं। जितने भी ये यात्री हैं, इन सभी को विदाउट एनी कोई भी दिक्कत हुए बिना, कोई भी परेशानी हुए बिना दूसरा प्रबंध किया जाए। पैसा रिफंड करना, 100% रिफंड करना कुछ लोगों के इंटरेस्ट में होगा, जिनको दूसरे ऑप्शन मिल रहे हैं, दूसरी एयरलाइन में सीट्स मिल रही है, सेम प्राइस में सीट्स मिल रही है, लेकिन काफ़ी लोगों को, जितना जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, 90% लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ट्रैवल कारोबार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि पहले लोग विस्तारा से उड़ान भरना पसंद करते थे, लेकिन अब बदले हालात में वो दूसरे विकल्प देखने लगे हैं। एज अ ट्रैवल एजेंट हम लोग यही फेस कर रहे हैं कि जो न्यू इंक्वायरीज आ रही है, जो लोग समर वेकेशंस के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आ गई है, क्योंकि विस्तारा का एक रेपुटेशन था अच्छा, जिसमें उनकी बिजनेस क्लास सर्विस वगैरह काफ़ी फेमस थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनकी फ़्लाइट्स डिले और कैंसिल हो रही है, न्यू बुकिंग में ट्रैवलर इसको हेसिटेट हो रहे हैं। एयर इंडिया के साथ अपने विलय के चलते विस्तारा एयरलाइंस ने अब रोजाना अपनी 25 से 30 उड़ानों को बंद करने की घोषणा कर दी है, जो लगभग उनकी क्षमता का 10% है। पायलट की समस्या, चालक दल की अनुपलब्धता और विलंबित उड़ानें। सवाल ये कि और कितना समय लगेगा एयरलाइन को इस पूरी स्थिति को सामान्य करने में और इस समस्या का हल निकालने में। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया।